हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धनंजय सिंह आपको इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ाएंगे। पहला लेसन है आपका ठोस अवस्था। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं कि ठोस किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाती है। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि ठोस किससे बना, तो ये है द्रव्य की एक अवस्था है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, उसी द्रव्य की अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार की: ठोस, द्रव और गैस। पिछली कक्षा में फर्स्ट ईयर में आप द्रव्य की अवस्था द्रव एवं गैस पढ़ करके आए हैं, जिसमें आपको पढ़ाया गया था द्रवों का प्रवाह, श्यानता का गुण, ये सब आपको बताया गया था। चार्ल्स का नियम, बायल के नियम। आज हम एक जो शेष एक अवस्था बची थी ठोस अवस्था, उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। अब बात आती है कि पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया था सिंपल सी भाषा में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ठोस किसे कहते हैं। लेकिन अब आपको इंटरमीडिएट में बताया जाएगा कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसके घटक कण, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो ये घटक कण क्या होते हैं? इसको हम स्पीसीज भी कह सकते हैं। और ये स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज पदार्थ के अणु, परमाणु और आयन को क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। तो अब ठोस की आप परिभाषा क्या देंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें स्पीसीज एक जालक समृत में संकुलित होते हैं। अब ये जालक क्या होता है? जालक का मतलब होता है एक नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने मकड़ी का जाल देखा है, इस प्रकार की संरचना। अब वो 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, जिसको आप त्रिविमी बोलते हो। अच्छा, इसके बाद और आपका क्या बताया कि इसमें समृत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। इसके बाद क्या बताया? संकुलित। संकुलित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े होना। तो क्या बताया कि इनके जो आधार कण या घटक कण या स्पीसीज हैं वो क्या होते हैं? एक समृत यानी निरंतर लगातार जालक में क्या होते हैं? संकुलित होते हैं। इसके बाद इस ठोस को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है घटक कणों की अवस्था के आधार पर, दूसरा है बंधन बलों के आधार पर। अब इसको घटक कणों के आधार पर हम भी इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? जो देखने में आपको ठोस लग रहे हो सभी, तो क्या वो सभी निश्चित रूप से क्रिस्टलीय ठोस हैं? जी नहीं है। आइए देखते हैं फिर क्या होता है, इसमें क्या गुण पाए जाते हैं। पहला क्या बताया गया इसमें? स्पीसीज की सतत व्यवस्था। इसका मतलब क्या है? सतत व्यवस्था, जो कि अभी बताया था कि अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस, लगातार अपनी व्यवस्था को जारी रखते हैं, अर्थात इनकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती जाती है। इसके बाद क्या करना है? निश्चित प्रकार की इकाई की पुनरावृत्ति। वही जो अभी बताया हमने कि जैसे कि मान लिया जाए NaCl, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से इसकी संरचना चलती रहती है। तीसरे स्टेप में आकर बताया विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब क्या होता है कि अगर दिशाएं बदल दी जाएं तो इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर इन ठोस अवस्थाओं के क्रिस्टल ले लिए जाएं, क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल ले लिए जाएं और इनकी दिशा बदल दी जाए, तो इनके ऊष्मीय प्रसार गुणांक का मान भी बदल जाता है। यदि एक दिशा में धनात्मक होगा तो दूसरी दिशा में ऋणात्मक होगा। इसके बाद अगला क्या कह रहा है?
दीर्घ परास व्यवस्था। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं और इनके जो घटक कण होते हैं वो अपनी जालक संरचना में क्या करते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं और ये क्या करते हैं, दीर्घ परास व्यवस्था बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका हीरा है, क्वार्टेज है, सिल्वर आयोडाइड है और सोडियम क्लोराइड है, खाने का नमक। इसके बाद आते हैं अपशिष्ट ठोस में। तो ये अपशिष्ट ठोस कैसा होता है, तो ये देखो क्या कह रहा है, इसमें पहला क्या कह रहा है, स्पीशीज की अनिश्चित व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से इसमें कंटीन्यूअस सतत चल रहा था Na++Cl-, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इन्हें कोई ताप दिया जाएगा तो ये द्रवित अवस्था में आ जाएंगे। इनमें क्या होगा, ये विपरीत प्रकार के आयनों में टूटेंगे। फिर इसके बाद इसमें देखो क्या कह रहा है, समदैशिक। समदैशिक का मतलब क्या होता है कि ये एक ही दिशा में क्या होता है कि इनकी दिशा अगर परिवर्तित भी कर दी जाए तो भी कोई परिवर्तन, क्योंकि ये एक ही दिशा में बहने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ही दिशा में बहने वाले, अर्थात इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला क्या कह रहा है, लघु परास व्यवस्था। इसमें जैसे बताया था कि दीर्घ परास व्यवस्था, तो इसमें क्या होती है, लघु परास व्यवस्था। फिर अगला पॉइंट क्या है, अति शीतलित द्रव, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्हें इस श्रेणी में रखा गया कि अगर इसमें ताप दिया जाएगा, अत्यधिक ताप अगर दे दिया जाएगा तो क्या होगा, द्रवित अवस्था में बह चलेंगे। इनमें जैसे कि मोम, कांच, स्टार्च, रबड़ और प्लास्टिक। पेपर में इससे कम से कम 5 नंबर का पूछता है और जैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में किए जाते हैं वैसे अभी हम आपको बताएंगे। अगला देखो क्या है, बंधन बलों के आधार पर इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, आणविक, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक ठोस। सबसे पहले बात आती है आणविक ठोस की। ये कैसा होता है, तो इसमें बताया गया दुर्बल वान डेर वाल्स बल। अब ये वान डेर वाल्स बल आपको हमने फर्स्ट ईयर में बताया था। इसके बाद क्या कह रहे हैं, मृदु, कम गलनांक। मृदु का मतलब क्या होता है, ये मुलायम होते हैं, अर्थात इनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद कम गलनांक, यानी ये कम ही ताप पर क्या होते हैं, द्रवित हो जलते हैं। गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रवीभूत हो जाए या क्या हो जाए, ठोस पिघल जाए, तो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। फिर इसके बाद वाष्पशील, अर्थात ये क्या होते हैं, अगर थोड़ा सा गर्म किया जाएगा तो ये वाष्प बनाना चालू कर देंगे। फिर इसके बाद बात आती है ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक। अब सबसे पहले बात आती है चालक की। तो ये चालक क्या होता है, ये टैक्सी चालक नहीं है, साइकिल और रिक्शा चालक नहीं है, ये चालक उसकी बात हो रही कंडक्टर की। ये कंडक्टर वैद्युत कंडक्टर अर्थात विद्युत या ऊष्मा का चालक। जैसे कि लोहा है, आपके घर में आपकी माताजी, बहन या कोई अन्य जब खाना बनाते हैं, रोटियां सेकते हैं तो चिमटे का प्रयोग करते हैं, और चिमटे को अगर विद्युत उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा, आपके शरीर को करंट मार देगा, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो अर्थात लोहा क्या है, विद्युत का चालक है। अगर चिमटे का एक सिरा बहुत गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब क्या, ये भी विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालक बोलते हैं। तो क्या कहा, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक। कुचालक का मतलब इनमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। जैसे ठोस CO2, ठोस CH4, CH4 का मतलब मेथेन। इसको क्या बोलते हो आप, इसको शुष्क बर्फ भी बोलते हो। I2 यानी ब्रोमीन नहीं, आयोडीन। फिर इसके बाद ये क्या है, आर्गन है। इसके बाद आते हैं हम आयनिक ठोस में। तो ये आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस में क्या होता है कि
सबसे पहले बात, प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होता है। दूसरी बात क्या है, ये कठोर होते हैं। भंगुर, भंगुर का मतलब क्या है कि अगर इनमें थोड़ी आघात पहुंचाई जाए, ऐसे पीसा जाए तो आसानी से क्या होते हैं, पिस जाते हैं या क्रिस्टल के रूप में टूट जाते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, उच्च गलनांक, अर्थात कहने का मतलब ऐसा है कि आणविक ठोसों की अपेक्षा आयनिक ठोसों का गलनांक इनसे अधिक होता है। फिर क्या कह रहा है, दुर्बल चालक। दुर्बल चालक का मतलब क्या है, अब पतला दुबले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दुर्बल का मतलब होता है आंशिक रूप से। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वे धातुएं जिनमें विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह कम या आंशिक रूप से होता है, उन्हें दुर्बल चालक कहते हैं। तो इसमें क्या करें, दुर्बल चालक अर्थात ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह कम रूप से हो पाता है। जैसे में क्या बताया गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड। इसके बाद बात आती है सहसंयोजी ठोस की। हाँ, इसमें एक बात और याद रखना, देखो इसमें अगर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड या अन्य में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये विपरीत प्रकार के आयनों में टूट जाएंगे। जैसे NaCl में प्रवाहित किया जाए तो Na+ प्लस Cl-। इसी प्रकार से BaSO4 तो Ba+ प्लस SO4 2-, तो इसमें क्या होगा, 2+ हो जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है सहसंयोजी ठोस की। तो ये सहसंयोजी बलों को देखो, इन्हीं के अनुसार हम निकालते हैं। क्या कह रहा है, सहसंयोजी, संयोजी, संयोजी का मतलब संयोजकता बल, संयोजी का मतलब संयोजकता बल। तो इनमें क्या है, प्रबल संयोजकता बल है। इसके बाद बात आती है क्या हो, ये अत्यंत कठोर हैं, अर्थात इन दोनों की अपेक्षा जो ये वाले ठोस हैं तो ये बहुत ही कठोर हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये भी क्या है, अत्यधिक गलनांक वाले हैं, अर्थात इन दोनों से अधिक गलनांक इसके हैं, ये बहुत उच्च ताप पर क्या होते हैं, द्रवित होते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, दुर्बल चालक। दुर्बल चालक का मतलब क्या है, जिस प्रकार से विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह इसमें आंशिक रूप से होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आंशिक रूप से ही हो पाता है। इसके बाद एग्जाम्पल में जब आते हैं तो क्या कह रहा है, हीरा, कांच का जो कटर है अर्थात वो क्या है, हीरे का एक उसमें छोटा सा पार्ट लगा होता है। इसके बाद क्वार्टज, सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको आप सिलिका भी बोलते हो। इसके बाद बात आती है धात्विक की। ये धात्विक ठोस क्या होता है, तो इसमें क्या कह रहा है, धात्विक धातु, सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की आपको बताया गया, हाई स्कूल में भी आप पढ़ के चले आ रहे हो। क्या बताया गया, सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अधिकांश रूप से सुचालक होती हैं। क्या सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की, विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अर्थात इनमें कौन सा बल पाया जाता है, वैद्युत बल पाया जाता है। तो क्या बताया जाएगा, इसमें क्या है, वैद्युत आकर्षण बल है, अर्थात क्या है, विद्युत धारा इनको प्रबल रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये क्या है, वैद्युत आकर्षण बल है इसमें। दूसरा क्या है, अत्यंत कठोर होते हैं, मृदु से अत्यंत कठोर, अर्थात जैसे कि एल्युमिनियम, सोना, चांदी की का पतला तार ले लिया जाए और ऐसे किया जाए तो ये आसानी से मुड़ भी जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, ये अत्यंत कठोर भी हैं। फिर इसके बाद क्या है, ये सुचालक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ही कि मैंने क्या बताया, ये क्या है, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या है, ये सुचालक है। इसके बाद क्या बताया गया कि तन्य क्या होता है, तन्यता का गुण क्या है, अरे धातुओं को पीटकर उन्हें खींचकर तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। और क्या है, चमक, तो इनमें सभी धातुओं में क्या होती है, उनकी धात्विक चमक होती है। फिर इसके बाद बताया गया आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय क्या होते हैं कि इन्हें पीट करके चादर के रूप में बदलने का गुण भी होता है। फिर इसके बाद इनमें सभी धातुओं में कौन कौन सी धातुएं अन्य भी, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो क्या है, सोना,
चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लोहा या आदि। अगले वाले क्लास में आपको हम बताएंगे इसके आगे सेलों के बारे में बताया जाएगा आपको,